बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। गुज़श्ता रोज़ इसराइल का जो एक अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उसके अंदर एक कॉलम आया जिसमें इमरान ख़ान साहब का ज़िक्र उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से आया। मगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासतदान हैं, दो दो गज़ लंबी उनकी ज़ुबानें हैं और इन ज़ुबानों का इस्तेमाल वो सिर्फ़ इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जहाँ पर इन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहाँ पर इसके हवाले से वो बिल्कुल गुंग हो जाते हैं। आज मैं कुछ इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका भी इजलास होने जा रहा है। मगर इमरान खान साहब की तरफ से एक ताज़ा नई दरख्वास्त जो है वो इस कमेटी के सामने रख दी गई है। इस दरख्वास्त के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी मुआफ़ी नश्ता का ऐलान कर दिया है, मगर सिर्फ मुआफ़ी ही नहीं मांगी, अगला पड़ाव मियाँ वाली में होगा इसका भी ऐलान कर दिया है। तफसील की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जिक्र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जुबानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब। दुनिया में तो उनके हवाले से तज़किरा होता है, मगर जब से कल से इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर एक कॉलम आया और इस कॉलम के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो उनके मुखालफीन हैं एक तूफ़ान बरपा है कि देखिए इमरान खान को वजाहत देनी होगी इजराइल उनकी हिमायत में क्यों आया सामने। कुछ इसकी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। इजराइल क्यों हिमायत में आया? इजराइल ने इमरान खान साहब की कोई हिमायत नहीं की। उसने, अगर आप कॉलम, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर वो कॉलम को नहायत ही तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, तर्जुमे के साथ भी अगर पढ़ें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं या उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ादाना है, जिसमें वो इजराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ वो इससे पहले उन तमाम इस्लामी मुल्कों का जिक्र कर रहे हैं जो कि इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर चुके हैं या फिर अपने ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं। ऐसे में वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। मगर इमरान खान जो हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात खारजी बुनियादों पे बेहतर बना सकते हैं। ये वो कॉलम है इजराइल का। मगर पाकिस्तान के अंदर जिन सियासतदानों की दो दो गज़ लंबी ज़ुबानें हैं इस चीज़ को लेके कि इमरान खान या उनकी जमात वाज़े करे कि इजराइल ने उनकी हिमायत क्यों है की, लेकिन उसके ऊपर जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उन्होंने उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कॉलम को तोड़ मोड़ के पढ़ने की बजाय लोगों को वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि इमरान खान साहब की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर बात की है। इजराइल के साथ इख्तलाफ बहुत सारी बुनियादों पर है, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इख्तलाफ है, मैं मुसलमानों के इख्तलाफ की बात नहीं कर रही, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ में मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। जब मज़हब की बात आती है तो सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो भी इजराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर चुका। पाकिस्तान के अलावा जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने इजराइल के साथ उनकी मार्केट तक रसाई के लिए और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आज़ाद खारजा पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी को इस बात से इख्तलाफ है कि टेबल टॉक नहीं होनी चाहिए तो फिर चढ़ा दें अपनी फ़ौजें, जाकर फ़लस्तीन का बचाव करें। फ़लस्तीन के मामले पे ये लोग ट्वीट करते हुए नहायत एहतियात करते हैं, फ़लस्तीन के मामले पर इजराइल के मुखालिफ जाते हुए ये सब लोग बड़ी एहतियात करते हैं, सोच समझ के ट्वीट किया जाता है, सोच समझ के बात की जाती है। अगर फ़लस्तीन के लिए जाकर आपने अपनी फ़ौजें नहीं चढ़ानी तो फिर वाहिद रास्ता आपका टेबल टॉक है। जब तक आप किसी मुखालिफ के साथ टेबल टॉक नहीं करेंगे तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा कि आप फ़लस्तीन के मुसलमानों का बचाव कर सकें। इमरान खान वो पाकिस्तान का वाहिद, या बल्कि मैं कहूँगी कि मुसलमानों का वाहिद वो लीडर था जिसका हमेशा मैं इन अल्फाज में ज़िक्र करती हूँ कि जब पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर एक जगह पर इकट्ठे हुए, खड़े हुए इजराइल के वज़ीर आज़म के एहतराम में, तो वाहिद हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान था जो अपनी नशिस्त से खड़ा नहीं हुआ। ना सिर्फ वो अपनी नशिस्त से खड़ा नहीं हुआ बल्कि उन्होंने इजराइल के वज़ीर आज़म को देखना भी पसंद नहीं किया। एक ऐसा शख्स जो कि जेल में पड़ा है, एक ऐसा शख्स जिसकी हिमायत पूरी दुनिया कर रही है, आज हमारे सियासतदानों को कुछ नहीं मिला तो यरूशलेम की पोस्ट के ऊपर जो है ना सिर्फ वो थर थर कांप रहे हैं बल्कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो बौखला क्यों गए हैं, क्या वो चाहते हैं। वाहिद हल सिर्फ यही है कि आप उनसे बातचीत करें, नहीं कर सकते तो फिर अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन के लिए चढ़ा दें। अब अगली बात आ जाती है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब
علی امین گنڈاپور صاحب نے نئے پاور شو کا اعلان کر دیا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس مسلسل بنتا چلا جا رہا ہے، اور میاں والی کے اندر اتوار کے روز، یہ جو اتوار آئے گا اگلا، اس کے روز جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا پاور شو کرے گی۔ نہ صرف اتوار کو پاور شو کیا جائے گا بلکہ جمعے کا روز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے مختص کر دیا ہے۔ پاکستان پورے میں جس شہر میں آپ کہیں گے، جس قصبے میں آپ کہیں گے، جس گاؤں میں آپ کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف ہر اس جگہ پر احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ احتجاج 3 چیزوں کے لیے ہے۔ یہ ایک پرامن احتجاج ہے جس کے 3 ایسے مطالبات ہیں جو قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلا مطالبہ سب سے ہے کہ آئین مقدم ہے، آئین کے اوپر واردات نہیں ڈالی جائے گی۔ دوسرا جو مطالبہ ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کی جائے گی، اور جو تیسرا مطالبہ ہے آخر پر وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ آپ نے آئین کو بچانا ہے، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچانا ہے، ماتحت عدالتوں کو بچانا ہے، اور آخر میں آپ نے میری رہائی کرنی ہے۔ پہلے ریاست پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی اور جماعت یا کوئی اور لیڈر ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب سے بار بار ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ معافی مانگو، لیکن گنڈاپور صاحب نے فارم 47 والوں سے کہا ہے کہ تگڑے ہو جاؤ، پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن یہ بھول جاؤ کہ معافی مانگوں گا، کیونکہ معافی نشتہ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اتوار کو میاں والی میں آ رہا ہوں، جلسہ میں وہاں پر کروں گا۔ اب پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں سپیس نکلنا شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ جہاں چاہے گی احتجاج کرے گی، جہاں چاہے گی جلسہ کرے گی، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بنائی گئی نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک نئی درخواست اس کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس درخواست میں ایک مرتبہ پھر سے ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر وہ عدم اعتماد کرتے ہیں، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بشمول عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، ان کی سماعتوں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو الگ کر دیا جائے۔ آج اس نئی درخواست کے اوپر دیکھتے ہیں مزید کیا کارروائی ہوتی ہے، لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کے تقریباً یہ 7 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگلے 7 دن یا اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ کچھ ترامیم ہے اس کو منظور کرا لیا جائے، جس میں غالباً عدلیہ کے حوالے سے جو ترمیم ہوگی اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ہوگا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو روکنے کے لیے آئینی ترامیم کا پورا زور لگایا جا رہا ہے، مگر پی ٹی آئی اور اپوزیشن بھی زور لگا رہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد جب 26 اکتوبر کا سورج طلوع ہوگا تو پاکستان کی عدالتیں کس مقام پر ہمیں کھڑی نظر آئیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔